हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। और आज की जो अपनी क्लास रहेगी क्लास 10 का फिजिक्स का चैप्टर रहेगा। फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है। लाइट की प्रॉपर्टी पहले यहाँ पे हमें स्टडी करनी है कि लाइट की प्रॉपर्टी जैसे रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, डिस्पर्जन है, इंटरफेरेंस है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस वगैरह जो भी हैं उसके बारे में हमें स्टडी करनी है। तो ये एक फिजिक्स की ब्रांच होती है ऑप्टिक्स। ठीक है। ऑप्टिक्स के अंदर हम क्या करते हैं कि लाइट या उसकी जो भी प्रॉपर्टियां होती हैं उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। लिखेंगे पहले ऑप्टिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of light and its properties। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिक्स बोलेंगे। अब लाइट होती है वो क्या होती है? ठीक है, लाइट का जो डेफिनेशन होगी वो किस प्रकार से हम उसको डिफाइन करेंगे, लाइट होती क्या है? तो लाइट एक प्रकार से ये समझो कि एनर्जी की एक फॉर्म होती है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव द सेंस ऑफ विजिबिलिटी, जो हमें देखने के काम में आती है। ऐसी एनर्जी जिसका हम यूज देखने में कर सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? लाइट बोलेंगे। लाइट इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी in which give the sense of visibility। ठीक है, यानी ऐसी एनर्जी की फॉर्म होगी जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? लाइट बोलेंगे। अब लाइट की कुछ एक प्रॉपर्टियां होती हैं। प्रॉपर्टियां का मतलब क्या होता है कि लाइट हमेशा एक तो स्ट्रेट लाइन के अंदर मूवमेंट करेगी। ठीक है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जैसे मान लो कोई लाइट का सोर्स आपके पास में, जैसे मान लो कोई विंडो है और विंडो से अगर लाइट आ रही है, आप जस्ट उसके सामने खड़े हो जाते हो तो पीछे आपकी दशा आपकी क्या बन जाती है? शैडो बन जाती है। मतलब बिल्कुल सीधी लाइट चल रही है, दाएं बाएं मुड़ के नहीं जाएगी। जैसे ही लाइट अगर पास थ्रू नहीं हो रही है तो पीछे आपको क्या बन जाएगा? शैडो बन जाएगा। यानी कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन के अंदर मूवमेंट करती है। दूसरी, लाइट जब अपना मीडियम चेंज करती है, ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाती है तो इसकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है और उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। फ्रीक्वेंसी के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। व्हेन लाइट change its medium, it change its wavelength and speed, but there is no change in the frequency। but there is no change in frequency। लाइट का मीडियम चेंज करने का मतलब जैसे कि पहले लाइट एयर से ट्रेवल कर रही थी, एयर के अंदर आ रही थी, जैसे हमने बीच में कोई ग्लास स्लाइड डाल दी या वाटर का मीडियम अलग से डाल दिया, तो जैसे मीडियम चेंज हुआ, हवा से ग्लास के अंदर गई या हवा से पानी के अंदर लाइट गई, उसकी क्या हो जाएगी? वेवलेंथ और जो उसकी स्पीड है वो चेंज हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा वहां पे। ठीक है, अब अलग अलग मीडियम के अंदर जो स्पीड होती है लाइट की वो सब में अलग अलग होती है। जैसे मान लो वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम
वैक्यूम के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। वैक्यूम के अंदर होती है, और यही सेम स्पीड किसके अंदर होती है, एयर के अंदर होती है। ठीक है, उसके बाद बात करें अगर हम ग्लास की, ग्लास के अंदर स्पीड होती है वो होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर मीटर पर सेकंड को हम किलोमीटर के अंदर चेंज करेंगे तो 3 पावर माइनस हो जाएंगे, यानी 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगा वहां पे। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे 2.25 × 10⁵ किलोमीटर हो जाएगा। ये हो गई ग्लास की। अब बात करें अगर वाटर की, तो वाटर के अंदर जो स्पीड होती है वो होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसी प्रकार से तारपीन का तेल है या ब्लैक सॉल्ट वगैरह, उसमें 1.96 × 10⁸ होती है, तो वो हमारे यहाँ पे काम की नहीं है। हमें केवल 3 चीजों के बारे में स्टडी करनी है। ठीक है, इनकी स्पीड हमें पता होनी चाहिए कि वैक्यूम के अंदर क्या होता है, ग्लास के अंदर स्पीड क्या होती है, और अपना जो मीडियम होता है वाटर, उसके अंदर स्पीड क्या होती है। ठीक है, ये सब क्या थी, जनरल प्रॉपर्टी थी लाइट की। अब लाइट की जो मेन प्रॉपर्टी है, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अपने चैप्टर के अंदर पढ़ना है, और रिफ्रैक्शन पढ़ना है, इंटरफेरेंस पढ़ना है, डिस्पर्जन पढ़ना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस पढ़ना है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर क्या होगा कि जैसे मान लो कोई सोर्स से आपके पास में लाइट आ रही है, ठीक है, और सोर्स से लाइट आने के बाद में किसी ऐसे स्मूथ सरफेस के ऊपर वो लाइट गिरती है। ठीक है, टकराने के बाद में जिस डायरेक्शन से वो लाइट आ रही थी उसी डायरेक्शन के अंदर वापस चली जाती है। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी इन दिस फिनोमिनन रे ऑफ लाइट रीबाउंसिंग बैक। ठीक है, वापस उसी मीडियम में चले जाना। रीबाउंसिंग बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन या आफ्टर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए स्मूथ सरफेस ठीक है, एक स्मूथ सरफेस से टकराने के बाद में जिस मीडियम से लाइट आपकी आई थी उसी मीडियम के अंदर अगर वो लाइट वापस चली गई है उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। इट्स कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का यूज कहां पे होता है, जो भी चीज हम देख रहे हैं अपने आसपास, ठीक है, जो चीज हम देख रहे हैं, देखना जो पॉसिबल हुआ है वो किसकी वजह से संभव हुआ है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। ठीक है, जैसे मान लो इसके अंदर क्या होता है कि ये एक स्मूथ सरफेस ले लिया, मान लो कोई मिरर ले लिया, पॉलिश किया हुआ मिरर है, ये कोई मिरर लिया हमने, प्लेन मिरर है, ठीक है, और ये इसका क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एन क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक, अब जैसे मान लो ये यहां पे अपना सन था, सोर्स ऑफ लाइट था यहां पे, यहां से जैसे ही लाइट आई इस पॉइंट पे क्या हुई, आगे टकराएगी। ये मान लिया पॉइंट ओ है अपने पास में, ठीक है, यानी जहां से लाइट आई थी उसी डायरेक्शन में टकराने के बाद चली जाएगी। इधर से आई और इधर से चली गई। ठीक है, अब जो लाइट यहां पे आई है
आने वाली लाइट को हम क्या बोलेंगे, जो रे आ रही है इनको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, ठीक है। और जो लाइट टकराने के बाद में रिफ्लेक्ट हुई है, वापस गई है मीडियम के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में, नॉर्मल से और इंसिडेंट के बीच में कोई ना कोई एंगल बनेगा, और यहां से इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, एंगल बनेगा। अगर परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर रखा है तो एंगल बन गया, ठीक है। ये वाला एंगल को हम बोलेंगे इंसिडेंस एंगल, जिसको हम आई के द्वारा नोट करेंगे, और इस वाले एंगल को हम क्या बोलेंगे, आर, यानी रिफ्लेक्टेड एंगल के द्वारा उसको नोट किया जाएगा। ठीक है। तो जो भी मीडियम के द्वारा हम देखना संभव हो रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं, वो किस कारण है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से है। ठीक है। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की एक लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, वो क्या है उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर क्या बताया था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, तीनों के तीनों आपके एक ही प्लेन के अंदर होने चाहिए। ठीक है, यानी एक ही सरफेस के ऊपर उनका मिलना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो नो रिफ्लेक्शन टेक प्लेस, तो कोई रिफ्लेक्शन वहां पे नहीं होगा। ठीक है। तो फर्स्ट क्या था इसके अंदर, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, all lie in same plane। तीनों के तीनों का जो मिलान है वो एक पॉइंट के ऊपर होना जरूरी है। ठीक है, ओ पॉइंट जिसको हम बोलते हैं, वो इंसिडेंस पॉइंट है। उसके बाद में जो सेकंड है प्रॉपर्टी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की, वो क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to angle of reflection। ठीक है, कि लाइट कहीं से भी आई, कोई भी जो सोर्स था, ठीक है, जैसे नेचुरल सोर्स अपने पास सन, आपकी किसी सरफेस से टकराएगी, जैसे सरफेस मान लो कोई भी बेंच रखी हुई है, लाइट आई और बेंच से टकराई, टकराने के बाद हमारी क्या आएगी, हमारी आंख के अंदर आएगी, यहाँ पे तभी तो कोई ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देगा। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बताता है कि इंसिडेंस रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, तीनों का एक ही प्लेन के अंदर होना आपका बहुत जरूरी है। दूसरी बात, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, दोनों जो एंगल होते हैं वो भी आपके बराबर होने जरूरी है। ठीक है, ये सब बातें हमने पढ़ ली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर आगे जो बात करते हैं वो करते हैं मिरर की। ठीक है, मिरर क्या होता है, कितने टाइप के मिरर होते हैं, कौन सा मिरर कहाँ पे यूज किया जाता है, उसकी प्रॉपर्टियां क्या क्या होती हैं, वो सब हमें यहाँ पे देखना है। मिरर, मिरर एक प्रकार से आपका एक पॉलिश किया हुआ सरफेस होगा। ठीक है, जो लगभग जितनी भी लाइट उसके ऊपर टकराएंगी उसका सब क्या कर देगा, रिफ्लेक्शन कर देगा वो। ठीक है, जितनी भी लाइट उसके ऊपर पड़ रही है उनका सब क्या कर दिया उसने, रिफ्लेक्शन कर दिया, उसको हम क्या बोलेंगे, मिरर बोलेंगे। यानी ए पॉलिश सरफेस
which reflected almost light fallen on it। जो भी लाइट इसके ऊपर गिरेगी उसका सबका क्या कर देगा, ये रिफ्लेक्शन कर देगा। ठीक है, एक प्रकार से ग्लास होता है आपका, लेकिन ग्लास में और मिरर के अंदर डिफरेंस क्या होता है कि ग्लास जो होता है आपका ट्रांसपेरेंट होता है और मिरर के अंदर एक साइड रिफ्लेक्टेड साइड होगी और दूसरी साइड क्या होगा, पॉलिश किया हुआ सरफेस होगा। ठीक है, तो हम उसको मिरर बोलते हैं। ठीक हो गया मिरर। अब मिरर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ मिरर, टू टाइप्स के होंगे, एक तो प्लेन मिरर और दूसरा स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर और सेकंड कौन सा है, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर के बारे में पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। वैसे सिलेबस में है नहीं यहाँ पे, लेकिन जो पहले हम पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होता है, उसका इमेज फॉर्मेशन कैसी होती है, कहाँ पे इमेज बनती है, किस प्रकार की इमेज वहां पे बनती है, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। उसके बाद स्फेरिकल मिरर देखते हैं जो अपने सिलेबस के अंदर है। ठीक है, यानी प्लेन मिरर क्या होगा, प्लेन मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग एरिया होगा वो आपका बिल्कुल प्लेन मिलेगा। ठीक है, यानी कहीं भी बीच में मुड़ा मुड़ा हुआ नहीं मिलेगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं मिलेगा, बिल्कुल सीधा प्लेन। उसको हम क्या बोलेंगे, प्लेन मिरर। द मिरर इन विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन and other side polished। यानी एक साइड क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा जो बिल्कुल प्लेन होगा और दूसरी साइड क्या होगा, उसके पॉलिश की हुई होगी। जैसे अभी हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर पढ़ा था कि बिल्कुल स्मूथ सरफेस लिया था, वो कह सकते हैं कि बिल्कुल क्या था, वो प्लेन मिरर था। लाइट आएगी सेम उसी मीडियम के अंदर टकरा करके वापस चली जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, प्लेन मिरर बोलेंगे। ठीक है, अब प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज बनती है वो किस प्रकार की बनती है, वो एक बार देख लेते हैं। Image formation by a plane mirror। ठीक है, प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनेगी किस प्रकार की बनेगी वो देखते हैं एक बार। तो सबसे जो पहली प्रॉपर्टी होगी इसकी प्लेन मिरर की, कि प्लेन मिरर के द्वारा जो बनने वाली इमेज होंगी वो आपकी इरेक्ट होंगी और वर्चुअल होंगी। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या होगी कि प्लेन मिरर के द्वारा जो भी इमेज बनी है वो इरेक्ट होंगी और वर्चुअल होंगी। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इरेक्ट एंड वर्चुअल। ठीक है, इरेक्ट और वर्चुअल का मतलब क्या होता है, इरेक्ट का मतलब होता है बिल्कुल सीधा और वर्चुअल का मतलब होता है काल्पनिक। काल्पनिक होगी और ये कैसी होंगी आपकी, बिल्कुल सीधा। काल्पनिक का मतलब क्या था, जैसे मान लो सरफेस था, प्लेन मिरर था। ठीक है, जैसे लाइट आई और लाइट आने के बाद में टकराई यहाँ पे, ये से क्या ड्रॉ कर दिया, मान लो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, टकराने के बाद में सेम उसी मीडियम में तो वापस आ रही है। ठीक है,
लेकिन कल्पना क्या की जाती है कि इमेज हमेशा जहां बन रही है ये पीछे की तरफ जा रही है और पीछे कोई ना कोई इमेज वहां पे फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। तो उसको क्या माना जाता है, वर्चुअल माना जाता है, काल्पनिक माना जाता है। सीधा होगी, जैसे मान लो किसी मिरर के सामने आप खड़े हुए हो, प्लेन मिरर के सामने रोज सुबह सुबह अपना चेहरा देखते हो, तो जैसे चेहरा ऊपर की साइड है तो मिरर के अंदर भी आपका चेहरा ऊपर की साइड दिखाता है, ठीक है। ये नहीं कि चेहरा नीचे की तरफ करके और पैर आपके ऊपर की तरफ करके, ऐसा नहीं होगा। तो जो प्लेन मिरर होगा वो हमेशा इरेक्ट इमेज बनाएगा वहां पे और वर्चुअल बनाएगा। सेकंड जो बात होगी, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी यहां पे मान लो कोई हाइट है आपकी 5 मीटर की इमेज की, तो ऑब्जेक्ट का कितना होगा, 5 मीटर ही होगा। ये नहीं है कि ऑब्जेक्ट आपके पास बिल्कुल छोटा था और उसकी इमेज बना दी बड़ी सारी लार्ज कर दी, केवल प्लेन मिरर के केस में, ठीक है। प्लेन मिरर के केस में क्या होगा, जितनी आपकी इमेज की साइज होगी उतना ही आपका साइज ऑब्जेक्ट का होगा, ठीक है। थर्ड बात क्या होगी, लैटरली इन्वर्टेड हो सकते हैं। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो आप मिरर के सामने खड़े हुए हो, ठीक है, तो आपका जो लेफ्ट साइड है वो मिरर में राइट साइड दिखाएगा और जो आपकी राइट साइड है वो मिरर के अंदर आपकी लेफ्ट साइड दिखाएगा, यानी उल्टा कर देगा उसको। लैटरली इन्वर्टेड इमेज यानी लेफ्ट साइड राइट होगी और राइट साइड लेफ्ट होगी, ठीक है। और तीसरी बात ये हुई, चौथी जो बात होगी वो क्या होगी कि प्लेन मिरर के और आपके बीच में जितनी डिस्टेंस है, यानी ऑब्जेक्ट के बीच में और मिरर के बीच में जितनी डिस्टेंस है, उसकी जो इमेज बनेगी मिरर के अंदर वो भी उतनी ही पीछे बनेगी, जितनी डिस्टेंस आप दोनों के सामने है उतनी डिस्टेंस के बाद में वो इमेज फॉर्मेशन होगी वहां पे, ठीक है। तो ये बात तो सब किसकी हो गई, प्लेन मिरर की होगी। अब बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इमेज फॉर्मेशन आदि किस प्रकार से होती है वो एक बार देखते हैं। स्फेरिकल मिरर देखते हैं, ठीक है। सेकंड टाइप की होगी स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होगा कि एक हाईली पॉलिश किया हुआ सरफेस होगा, सफियर का ही सरफेस होगा, जिसके अंदर से एक कर्व सरफेस आपका वहां से काट लिया जाएगा सफियर के अंदर से, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्फेरिकल मिरर बोलेंगे, यानी हाईली पॉलिश्ड सफेयर सरफेस, highly polished spherical surface in which a glass curve to be cut, यानी एक प्रकार से सफियर आपके पास में पूरा, ठीक है, और उस सफियर के अंदर से हमने एक कर्व वहां से काट लिया अलग से, और क्या है पूरा का पूरा पॉलिश किया हुआ मटेरियल है, तो हम उसको क्या बोल देंगे, स्फेरिकल मिरर बोल देंगे, ठीक। अब स्फेरिकल जो मिरर होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं, एक तो डेफिनेशन ये होगी इसकी, ठीक है। दूसरी जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, द मिरर in which reflecting surface
आइदर इनवर्ड और आउटवर्ड, कि जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस या तो अंदर की तरफ होगा या रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका बाहर की तरफ होगा, उसको भी हम क्या बोलेंगे, स्फेरिकल मिरर बोलेंगे। ठीक है, अब स्फेरिकल मिरर कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के, टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। दो टाइप कौन कौन सी, एक तो कॉनकेव मिरर और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, यानी इसको बोला जाता है कन्वर्जिंग और इसको बोला जाता है डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग मतलब समझते हो कि कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है, लाइट को किसी भी एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठा कर देना, पूरी लाइट आ रही है सोर्स से और उस सोर्स की पूरी लाइट को एक जगह पे इकट्ठा कर देना, उसको हम क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग मिरर बोलेंगे। और डाइवर्जिंग का मतलब क्या होता है कि सोर्स से जो लाइट आ रही है उसको और फैला देना। ठीक है, वो कौन सा हो गया आपका, कॉन्वेक्स मिरर होगा। अब कॉन्वेक्स इसमें कॉनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन होती हैं और यूज क्या क्या होते हैं इनके, वो देखते हैं। कॉनकेव मिरर देखते हैं पहले। कॉनकेव मिरर क्या होगा कि पॉलिश क्या होगा, ऐसा सरफेस होगा, ऐसा सफेद सरफेस होगा या कर्व सरफेस होगा जिसका रिफ्लेक्टेड सरफेस जो होगा वो आपका इनवर्ड होगा, अंदर की तरफ होगा। ठीक है, यानी रिफ्लेक्शन आपका अंदर की तरफ होगा और पॉलिश उसके ऊपर बाहर की साइड की हुई होगी, तो हम उसको क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर बोलेंगे। एक कर्व्ड मिरर या स्फेरिकल मिरर in which reflecting surface towards inward and polished surface towards outside। ठीक है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका अंदर की तरफ मिलेगा और बाहर की तरफ क्या होगा, उस एरिया के ऊपर पॉलिश की हुई मिलेगी। शेप आपकी किस प्रकार से होगी, इस प्रकार से। ठीक है, यानी ये अंदर की तरफ जा रहा है पूरा का पूरा, इसके ऊपर बाहर क्या करके हमने पॉलिश कर दी, सिल्वर ब्रोमाइड वगैरह जो भी लगाया जाता है इस पे, और इसको क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। ठीक है, यानी ये वाला हिस्सा कौन सा हो गया, रिफ्लेक्टिंग, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया जहां से हमें अंदर जाना पड़ रहा है। इसकी जो शेप होगी वो लाइक स्पून होगी, आपकी जो चम्मच होती है उसकी तरह की जो शेप होगी। ठीक है, चम्मच इसी प्रकार की होगी, जैसे मान लो इसको नीचे की तरफ और बढ़ा देते हैं तो लाइक ए स्पून। ठीक है, ये वाला होगा पॉलिश एरिया। तो ये कौन सा मिरर हो गया आपका, कॉनकेव मिरर हो गया, कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं इसको, कॉनकेव मिरर। ठीक है, स्पून की तरह की स्ट्रक्चर होगी, जैसे स्पून के अंदर कुछ डाला जाता है ना, उसी प्रकार से इसके भी अंदर क्या होगा, अंदर वाला हिस्सा क्या होगा, रिफ्लेक्टेड सरफेस होगा और बाहर वाला जो हिस्सा होगा वो आपका पॉलिश एरिया होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की।
सेकंड जो पार्ट है कॉन्वेक्स मिरर, यानी कॉनकेव मिरर का बिल्कुल अपोजिट। ठीक है, बिल्कुल अपोजिट किस प्रकार से होगा, यानी कि रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस होगा इसका वो बाहर की तरफ होगा और पॉलिश ऑफ दीवार अंदर की तरफ की हुई होगी। स्फेरिकल मिरर in which reflecting surface towards outside and polished surface inside the surface। ठीक है, इनसाइड द मिरर सरफेस। ठीक, यानी पहले जो चम्मच ली थी हमने उस चम्मच को के बाद क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। जैसे इसकी तो शेप होगी वो आपकी इस प्रकार की होगी। ठीक है, अंदर की तरफ क्या है आपके पास पॉलिश, उसमें अंदर की तरफ क्या था, रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, और इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका इधर ही होगा। ठीक है, बाहर की तरफ है। एक बात और जो यहां से ध्यान रखने वाली है कि मिरर के अंदर जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका होगा वो हमेशा लेफ्ट साइड में ही होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे आप। जैसे मान लो कॉनकेव के अंदर था तो भी इस साइड में था, लेफ्ट साइड में था, बाहर की साइड पॉलिश थी। और अगर कॉन्वेक्स की बात करें तो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका किस साइड में है, लेफ्ट साइड में ही है, अंदर की तरफ की बात क्या है, पॉलिश है। ठीक है, तो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस होगा मिरर के अंदर वो आपका हमेशा लेफ्ट साइड में ही होगा। इस बात को नोट कर लेना है। ये आपका कौन सा हो गया, कॉन्वेक्स मिरर, जिसको डायवर्जिंग बोला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इमेज फॉर्मेशन की। कॉनकेव के अंदर और कॉन्वेक्स के अंदर जो आपकी इमेज फॉर्मेशन होगी वो किस प्रकार से होंगी, एक बार देख लेते हैं। पहले हम इसमें अंदर बात करेंगे कॉनकेव मिरर की। ठीक है, कॉनकेव मिरर के अंदर जो इमेज फॉर्मेशन होगी आपकी किस प्रकार से होंगी वो देखते हैं। Image formation by concave mirror। कॉनकेव मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्मेशन होंगी वो किस प्रकार से होंगी देखते हैं। ठीक है, जैसे ये कॉनकेव मिरर लिया आपने, एक साइड पॉलिश किया और ये साइड क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। ठीक, अब इस मिरर का जो, जैसे मान लो मिरर था M1 M2, एक सिरा M1 था दूसरा एंड इसका M2 था, इसका भी कहीं ना कहीं क्या होगा, सेंटर होगा। मिरर का भी बीच में क्या होगा, सेंटर होगा। तो जहां इसका सेंटर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे, उसको हम P के द्वारा उसको नोट करेंगे। यानी ये मान लो सेंटर था इसका और इसको नाम दिया P, ये क्या हो गया, पोल। तो पहली बात कि पोल होता क्या है, इट इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर का क्या होगा, सेंटर होगा। स्फेरिकल मिरर का ये हो गया सेंटर। इसके बाद में बात करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक अलग से लाइन और है। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये क्या होगा, ठीक है,
अब जैसे मान लो ये सरफेस लिया हमने और इसको हम सी के द्वारा नोट करते हैं, इसको हम पी के द्वारा करते हैं होल, ठीक है। जैसे ये क्या था, कोई कर्व सरफेस है और इसको लिया कहां से गया है, किसी न किसी स्फीयर से लिया गया है। मान लो इस स्फीयर को हमने पूरा बना लिया और इस प्रकार का पूरा पूरा क्या था, स्फीयर था, ठीक है। यानी इसका बीच में कहीं ना कहीं क्या होगा, स्फीयर है तो कहीं ना कहीं क्या होगा, इसका बीच में सेंटर होगा जो सी के द्वारा नोट किया गया है। तो स्फीयर का जो सेंटर होगा जहां से कर्व सरफेस आपका निकाला गया है उसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट इज द सेंटर ऑफ स्फीयर by which a curved mirror to be cut। यानी इस स्फीयर के अंदर से हमने एक कर्व सरफेस को क्या निकाल दिया, अलग कर दिया है, लेकिन उसका जो सेंटर था वो क्या था, सी था। इसी को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, ठीक है। और ये बिल्कुल क्या होंगे, इसके सामने से, जैसे मान लो ये हो गया सी, ठीक है। अब इस सी को हमने कहां से मिला दिया, पी से मिला दिया, सी को पी से मिला दिया, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर को पोल से मिला दिया, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। द लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम या सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल, तो हम उसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। The straight line joining from center of curvature to pole, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच की जो लाइन है, आपस में इन दोनों को मिलाया गया है, उस लाइन का क्या नाम दिया गया है, प्रिंसिपल एक्सिस नाम दिया गया है, ठीक है। अब अगर बात करें एक चीज और होती है इसके अंदर, फोकस, ठीक है। फोकस क्या होता है, फोकस का मतलब क्या होता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन आ रही है, कोई रे ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है, और वो जैसे ही कर्व सरफेस से टकराएंगे यानी मिरर से टकराएंगी, टकराने के बाद में रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्शन होने के बाद में जितनी भी लाइन है एक जगह मिलेगी, एक पॉइंट के ऊपर मिलेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे, ठीक है। जैसे मान ली लाइट आ रही थी यहाँ पे, ये टकराई और टकराने के बाद में सारी की सारी यहां पे मिल गई, तो जहां पे सारी रे ऑफ लाइट मिली है इस पॉइंट को क्या नाम दिया गया, फोकस, उसको क्या नाम दिया गया, फोकस नाम दिया गया। तो इसकी जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइन आ रही है, जो भी रे ऑफ लाइट आ रही है, और मिरर से टकराने के बाद में यानी रिफ्लेक्शन होने के बाद में जहां एक पॉइंट पे सारी की सारी मिल जाती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। द लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस when return back after reflection they all meet a point
मीट एट पॉइंट, ठीक है। एक पॉइंट के ऊपर मिलेंगे, उसी को हम क्या नाम देंगे, फोकस नाम देंगे, इट्स कॉल्ड फोकस। और इसको नोट करेंगे एफ के द्वारा, ठीक है। अब एक पॉइंट और आता है, फोकल लेंथ क्या होती है, वो हम यहां पे लिख रहे हैं। फोकल लेंथ, ये अपना पॉइंट है 5 नंबर। फोकल लेंथ क्या होती है, फोकस से और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो आपकी क्या होगी, फोकल लेंथ होगी, ठीक है। फोकस यानी एफ से और पी के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलेंगे, डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन it is the distance between focus to pole। फोकस से पोल के बीच की डिस्टेंस होगी, उसको क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलेंगे, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, उसके बाद में रेडियस ऑफ कर्वेचर और आता है, वो भी देख लेते हैं एक बार। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या हो गया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के जो बीच की डिस्टेंस है, जैसे मान लो पूरा का पूरा क्या था, सफेयर था ये, और सफेयर का सी क्या था, सेंटर था। अब सेंटर से और जो लाइन ज्वाइनिंग होती है बीच में कर्व, लास्ट वाली जो कर्व होती है वहां तक, उसको क्या बोला जाता है, रेडियस, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल तक के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इट इज द डिस्टेंस, यानी आर के बाद नोट किया जाता है इसको, ये पूरी की पूरी क्या होती है अपनी आर होती है, ये यहां से यहां तक की एफ होती है, फोकल लेंथ से पी पॉइंट तक। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल। ठीक है, वो आपका क्या होगा, आर होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अपर्चर एक और देख लेते हैं इसके अंदर, अपर्चर क्या होता है, ठीक है। अपर्चर क्या होगा कि जो मिरर है अपना, इस मिरर की यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी, जैसे मान लो इसको मिला गया, तो ये जो इसका डायमीटर होगा ये वाला, ठीक है, ये जो डिस्टेंस होगी बीच की, इसको हम क्या बोलेंगे, अपर्चर बोलेंगे, लिख लेंगे इसको भी। अपर्चर, ठीक है। इट इज द डायमीटर ऑफ, इट इज द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल कर्व्ड मिरर, उसको हम क्या बोलेंगे, अपर्चर बोलेंगे, ठीक है। ये सब क्या हो गई, इनके बीच की डिस्टेंस होती है वो हो गई, बीच के जो पॉइंट होते हैं उनको क्या नाम दिया जाता है और कैसे उनको नोट किया जाता है, वो सब ये डेफिनेशन छोटी छोटी होती हैं, वो हमने पढ़ ली है यहाँ पे। अब बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन की, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, पहले तो थोड़ा
थोड़ा बहुत उसके बारे में जान लेते हैं कि जो भी लाइट आती हैं, ठीक है, रे ऑफ लाइट आएगी, यदि मान लो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, टकराने के बाद में किस पॉइंट से होकर के जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई लाइट आ रही है तो वो कहां से टकरा के जाएगी, या फिर फोकस से जो पॉइंट आ रहा है आपका, जो लाइट आ रही है वो रिफ्लेक्शन होने के बाद में कहां से होकर गुजरेगी वो देख लेते हैं एक बार। 3 केस होते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो केस फर्स्ट होता है, जैसे ये अपना मिरर था, ये अपना पोल हो गया P, ये प्रिंसिपल फोकस हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस हो गया ये पॉइंट P से, और जहां फोकस बन रहा है, मान लीजिए यहां फोकस बन रहा है और ये उसका क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा इसकी फोकल लेंथ की डबल होती है, यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस और यहां से यहां तक की डिस्टेंस होनी चाहिए बराबर आपकी, तभी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ क्या होगी, डबल होगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में अगर कोई लाइट आ रही है तो रिफ्लेक्शन होने के बाद वो टकराएगी कहां पे, जैसे मान लो यहां से आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, और जैसे ही रिफ्लेक्शन होगा मिरर से टकराएगी, टकराने के बाद रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होते ही ऑलवेज फोकस होते हुए गुजरेगी वो लाइट। इस बात को आप लोग नोट करेंगे और याद रखेंगे, ठीक है, कि जब भी लाइट आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होते ही वापस जाएगी, वापस जिस पॉइंट से जा रही है वो हमेशा कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी, एंड वाइस वर्सा, और उल्टा। उल्टा का मतलब क्या है कि यदि लाइट आपकी फोकस से आ रही है, ठीक है, जैसे मान लो दूसरा बना देता हूं, ये आपका प्रिंसिपल पोल हो गया, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, यहाँ पे C था और यहाँ पे F था, ठीक है। अब की बार जो लाइट है वो फोकस से जा रही है, जैसे मान लो फोकस से जा रही है, मिरर से टकराने के बाद में रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्शन होने के बाद में कहां जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। इस बात को समझ गए नहीं समझे, यानी जब भी लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो फोकस से जा रही है, टकराने के बाद में, रिफ्लेक्शन होने के बाद में, और अगर लाइट आपकी फोकस से आ रही है, जैसे रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होने के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट आएगी हमेशा। इस बात, इन दोनों बातों को आप लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। When a ray of light parallel to principal axis and when reflected it pass through the pass through the point focus, फोकस वाले पॉइंट से क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब क्या होगा कि अगर फोकस से भी कोई लाइट आएगी तो भी वो लाइट आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी, ठीक है। ये अपना केस नंबर फर्स्ट था। सेकंड के बारे में देखते हैं। सेकंड केस देखते हैं एक बार। सेकंड केस के अंदर क्या होगा, ठीक है, मिरर लिया है और इसको कर दिया पॉलिश,
ये अपना पोल हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस, थोड़ा नजदीक से फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। सेकंड केस क्या होगा कि यदि कोई लाइन, रे ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है और जैसे ही मिरर से टकराएगी रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होने के बाद में उसी मीडियम में वापस चली जाएगी अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से टकरा रही है तो। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट आई, टकराने के बाद जैसे मिरर के ऊपर गिरी, मिरर के ऊपर गिरते क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, जिस डायरेक्शन से आई थी उसी डायरेक्शन के अंदर क्या हो जाएगी, वापस चली जाएगी। समझ गए। तीसरा जो केस होगा, लिख लेंगे इसको भी, when a ray of light pass through the when a ray of light pass through the center of curvature then after reflection it return back to center of curvature। ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई लाइट आई है, मिरर से टकराई है, रिफ्लेक्शन हुआ है, रिफ्लेक्शन होने के बाद वो लाइट कहाँ चली जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाती है। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। थर्ड जो केस है और लास्ट केस है वो देखते हैं एक बार। केस थर्ड के अंदर क्या होगा, जैसे मान लो ये पोल था ना, यहाँ पे फोकस था और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर था। ठीक है। अगर कोई लाइट डायरेक्टली आ रही है प्रिंसिपल फोकस के ऊपर, इस पे सॉरी पोल के ऊपर, ठीक है, अगर कोई लाइट डायरेक्टली पोल के ऊपर आ रही है तो वो दूसरी दिशा में चली जाएगी पोल से ही टकरा करके, जैसा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर हमने पढ़ा था। ठीक है। यदि कोई लाइट मान लो पोल से आ रही है, अलग से डायरेक्शन में आ रही है, जैसे ही टकराएगी रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होगा तो दूसरी डायरेक्शन में उसको मूवमेंट हो जाएगा। लिख लेंगे इस बात को भी, when a ray of light directly reflected on pole, then it return back in second direction to the pole। पोल से ही दूसरी डायरेक्शन में चली जाएगी, पोल पे ही आएगी और पोल से दूसरी डायरेक्शन में चलेगी। बीच में ना तो फोकस का कहीं पे कनेक्शन है, ना सेंटर ऑफ कर्वेचर का कहीं पे कनेक्शन है। ठीक है। इन चीजों को यहाँ पर नहीं यूज किया गया है, केवल पोल का यूज किया गया है। ठीक है। उसके बाद में अब क्या करते हैं, इमेज फॉर्मेशन करते हैं कॉनकेव। ठीक है। वो कैसे करते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो इमेज होती क्या है, इमेज क्या होती है, जैसे मान लो कोई लाइट आ रही है सोर्स से और वो जैसे मिरर से टकराई, ठीक है, टकराने के बाद में जहां दूसरे पॉइंट पे वो मिलेगी तो वहां पे उस ऑब्जेक्ट की क्या बनेगी, अलग से छाया बनेगी। समझ गए मेरी बात को, कि कोई लाइट आ रही है, रे ऑफ लाइट आ रही है, और अगर वो रिफ्लेक्शन हो रही है मिरर से, रिफ्लेक्शन होने के बाद वो दूसरे पॉइंट पे कहीं ना कहीं मिलेगी, जहां दूसरे पॉइंट के ऊपर मिल रही है वहां पे उसको क्या बनेगा, छाया बनेगी, शैडो बनेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, इमेज बोलेंगे। लिख लेंगे डेफिनेशन इसकी,
when a ray of light coming from point then after reflection meet another point अगर दूसरे पॉइंट पे मिल रही है तो दूसरे पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट वाले का इमेज, देन सेकंड पॉइंट इज कॉल्ड इमेज ऑफ फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, इमेज आपकी दो प्रकार की होती है, इमेज आर टू टाइप्स, रियल इमेज और सेकंड होगा वर्चुअल इमेज। ठीक, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज कौन सी इमेज होगी, जिसमें रे ऑफ लाइट जो है आपकी वो एक्चुअली मीट होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, यानी रे ऑफ लाइट वास्तव में ही कहीं ना कहीं किसी पॉइंट के ऊपर मिलेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, रियल इमेज बोलेंगे। और वर्चुअल इमेज के अंदर क्या होगा कि रे ऑफ लाइट है वो आपको मिलती हुई प्रतीत नहीं होगी, उनको कहीं ना कहीं डॉट लाइन के द्वारा मिलाया जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज बोलेंगे। ठीक है, रियल इमेज आपकी हमेशा इन्वर्टेड होंगी, उल्टी होंगी, और स्क्रीन के ऊपर इसको ऑब्टेन किया जा सकता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे कि रियल इमेज हमेशा क्या होंगी, इन्वर्टेड होंगी, और स्क्रीन के ऊपर भी हम उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है।